एंड अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरबला हसन और मैं हूं इमरान हसन। यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग। मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात गए कहना चाहिए, कुछ तेज हवाएं चलना शुरू हुई थी, खासतौर पे लाहौर के अंदर, और फिर अलग सुबह थोड़ी सी बारिश भी हुई, और आज सुबह सुबह थोड़ा बादलों का सिलसिला है, हल्का हल्का बूंदाबांदी का भी कहीं ना कहीं सिलसिला है। तो ओवरऑल यस, इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस दुख में कि मेरी गाड़ी गंदी हो गई, मैंने रात को धुलवाई थी और कीचड़ कीचड़ हो गया। पूरी कौम से चंदे के पी। हाँ जी, प्लीज देखिए, ये सबसे बड़ा दुख है। आप समझ नहीं सकते, आपने 1 घंटा पहले गाड़ी धुलवाई और उसके बाद बारिश हो जाए। और ये उससे भी बड़ा दुख है कि आप पहले मौसम ना चेक करें और गाड़ी धुलवा लें। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है। यू शुड चेक द वेदर फोरकास्ट फर्स्ट। लेकिन कोई तौर पे काम नहीं करता। हाँ, गूगल वैसे सही नहीं बताता। आई नेवर ट्रस्ट गूगल। लेकिन उम्मीद है कि आपका मूड अच्छा हुआ होगा। थोड़ा सा गर्मी का जोर टूटा है, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो पहले से थोड़ा सा कम हुआ है मुल्क में, लेकिन अभी तक भी लोड शेडिंग का सिलसिला मुल्क भर में थोड़ा सा जारी है। थोड़ी जगह पे शायद कम हुआ, लेकिन इंटेंसिटी अभी भी लोड शेडिंग की वही है। बस ये होता है कि पहले 30 मिनट्स के लिए जाती थी, अब 1 घंटे के लिए जाती है, 1 घंटे आती है। लेकिन वो 5000 से ज्यादा ही है अभी भी जो शॉर्टफॉल है। तो वेदर पे डिटेल्स भी बात करेंगे जी। पाकिस्तान का सियासी मौसम भी बहुत गर्म है, इस पे भी बात करेंगे। सिंस दिस इज द फर्स्ट शो ऑफ द वीक, तो हमारी कोशिश होगी कि जरा थोड़ा इंफॉर्मेटिव कम एंटरटेनिंग रखा जाए उसको। सो कोशिश करेंगे कि आपके साथ हमारा साथ अच्छा रहे। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। हाँ, सियासत इटसेल्फ बहुत एंटरटेनिंग होती है, बहुत इंटरेस्ट है अमला हसन को सियासत में। बिल्कुल, मैं इस मुल्क में रहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है। चलिए जनाब, आगे बढ़ते आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। इमरान खान की कारकुनों को 25 मई को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा मुतालबा है कि असेंबली तहलील करके फौरन इलेक्शन करवाए जाएं। इस्लामाबाद न आने देने का फैसला हुआ तो इनको घर से नहीं निकलने दूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को खुली वार्निंग। इमरान खान अगर जंगी चाहता है तो ये उसकी भूल है, कौम उसकी साजिश को नाकाम बना देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान तुम्हारा गिरेबान होगा और कौम का हाथ होगा। गर्मी की शदीद लहर, हैजे और गैस्ट्रो के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। हैजे से बचाव के लिए बासी खानों और आलूदा पानी से गुरेज करें, माहिरीन सेहत का इंतबाह। बात गिरेबान तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हैं जनाब, बताते हैं आपको बड़ी खबर। ये जैसे आप कह रही हैं बात, ये इसको कहना चाहिए बात चल निकली है। अब देखें कहाँ तक पहुंचे। अच्छा, खैर, अमला बहुत जज्बाती हैं भाई। इनको लगता है कि सियासी सूरत हाल को देख कर ना, वो होता है तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात आजकल थोड़े ज़्यादा ही चल रहे हैं। सबसे पहले ओबियसली हमने इमरान खान के मार्च की बात करनी है। मुल्क भर में सियासी जलसे जुलूस इमरान खान साहब ने किए। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में कोर कमेटी की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फाइनली लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी 25 मई को। ये अच्छी बात नहीं है। 25 मई को अल्हम्दुलिल्लाह श्रीनगर हाईवे से आज दिस टू हुकूमत की जमातें कि उनका क्या हाल है। 25 मई को जनाब श्रीनगर हाईवे से इस्लामाबाद की जानिब ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 3 बजे का टाइम इमरान खान साहब ने खैर कल अपनी इस प्रेस टॉक में दिया, जिसके आप इस वक्त कुछ क्लिप्स भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी 3 बजे आपके साथ श्रीनगर हाईवे पे मिलूंगा। इमरान खान ने फौज को मुखातिब किया है और कहा कि आपने कहा कि हम न्यूट्रल हैं तो हम न्यूट्रल रहें। इमरान खान ने खबरदार करते हुए कहा कि हमारा मार्च पुरअमन होगा, अगर रुकावट डाली गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान खान मजीद गरजे बरसे, सुनिए। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। हमने कोई और दूसरी चीज़ नहीं मानी। हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़, पुलिस को मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फ़ौज भी हमारी है। मैं सबको आज को कहता हूँ कि ये आपके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं है, ये हमारी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये हमारा मुल्क है। मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें।
एक तरफ तो खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में मुशावरत से फैसले होते हैं। इनको इस्लामाबाद ना आने देने का फैसला हुआ तो मैंने इनको घर से नहीं निकलने देना। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की तो हम गिरफ्तार भी करेंगे। मुझे नहीं मालूम इत्तेहादी हुकूमत के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फैसला करेगा, वो क्या फैसला करेगा कि इनको आने देना है। लेकिन अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। इन्होंने अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया तो बिल्कुल गिरफ्तार भी करेंगे और इनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च की अहमियत है वो 2 पैसे की नहीं है, ये मक्खियां मारने के लिए इस्लामाबाद आएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं है। लॉन्ग मार्च जो हमने किए हैं किसी का बाप भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। ये खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है कि मुल्क को कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा और उसके साथ इस्लामाबाद जाएगा। बिल्कुल जी। दूसरी जानिब अब इमरान खान साहब आ रहे हैं, हुकूमत प्लान कर रही है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल का तो है ही, लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चहमगोइयाँ भी हैं कि क्या हुकूमत कोई बड़ा हतमी फैसला ना ले ले इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले। हुकूमत कह रही है हम सरेंडर नहीं करेंगे। आमिर ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। वंस अगैन उनसे हम ज़रा बात करते हैं। अलसुब आज हमने आमिर साहब को इतने अच्छे मौसम में इतनी तल्ख किस्म की मौजूदा करंट सिचुएशन के ऊपर बुला लिया है। तो आमिर साहब, बतौर सहाफ़ी कभी कभी बड़ी मजबूरी भी होती है कि ऐसे मौज़ूआत पे बोलना पड़ता है जिस पे जी नहीं चाहता, या कम से कम उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल है वो बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लगती। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी है। कैसे देख रहे हैं ये जो सूरत हाल बिल्ट हो रही है, कल का इमरान खान साहब का प्रेस टॉक और फिर उसके बाद हुकूमती हिकमत अमली, क्या एनालिसिस है आपका? दिलचस्प बात है कि मुझे मिसरा याद आया कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अभी आप याद करें कि ये जो आज की हुकूमत है उस माजी की हिस्से खिलाफ ये कहा थी कि जनाब जो है हमारे इदारे जो हैं वो गैर जानिबदार रहे। इमरान खान साहब की ख्वाहिश होती थी कि जनाब वो इस खैर और शर की बकौल उनके नजदीक जो लड़ाई है उसमें इदारे अपना किरदार अदा करें। जब इक़्तिदार में आ गए हैं, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हों, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों या नून लीग के लोग, वो ये चाहते हैं जनाब फौज उनको गारंटीज दे, फौज उनके एक कोई किरदार अदा करे उनकी हुकूमत को मुस्तहकम रखने के लिए। और इमरान खान साहब जो आज इस पे खिलाफ है वो कह रहे हैं कि जी फौज जो है गैर जानिबदार है। तो ये भी आप देखेंगे आयरॉनिक भी है और एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत की दिलचस्प बात भी है कि फौज जो है वो चाहती है कि वो सियासत में मुलव्वस ना हो, लेकिन कंबल जो है उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो बहुत सारे आप देखते हैं कि एक अवामी वाल है, बहुत सारे लोगों की तवक्को ये है कि आज जितनी इस मुल्क में प्लुरलाइजेशन है, जितनी महाज़ाराई है और जिस तरह की हमें माशी चैलेंजेस का सामना है, उसमें जितने पाकिस्तान के इदारे हैं उनको अपना कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। ये जो गिरा बन गई हमारी सियासत में, एक मुश्किल में है हमारी सियासत, उसको अननॉट करने के लिए, उस गिरा को खोलने के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। वो मैं कल मैं मजमून पढ़ रहा था कि काकड़ फॉर्मूले की बात किसी ने की। इकराम सहगल साहब बहुत पुराने जो हैं बड़े दिफाई तजज़ियाकार भी हैं, सियासी मुबस्सिर भी हैं, उन्होंने काकड़ फॉर्मूले की बात की। काकड़ फॉर्मूला क्या था कि जब वो नवाज शरीफ साहब और सदर इसाक खान के दरमियान जब एक बड़ा तनाव की कैफियत आ गई थी और स्टेलमेट हो गया था, तो फिर फौज ने और काकड़ साहब ने, उस वक्त आर्मी चीफ हुआ करते थे, उन्होंने एक किरदार अदा किया और उस चीज को खत्म किया। तो आज गालिबन फिर किसी फॉर्मूले की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से मुल्क जो है वो चलने वाला नहीं है। सबसे अगर हमें अपने माशी चैलेंजेस को दूर करना है तो हमें सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। लेकिन ज़िया साहब, आप जो कतई कलामी की माजरत आप जो बात कर रहे हैं, मरियम नवाज की जो परसों की प्रेस टॉक थी वो उससे कुछ मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि जो लाडला था वो अब भी लाडला है। इसका मतलब है शी स्टिल रेफरिंग कि कहीं ना कहीं इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। और फिर जब वो पेशावर से मार्च कर रहे हैं तो उस हवाले से भी बहुत सी चहमगोइयां आपके इल्म में है। तो आपको नहीं लगता कि जो अपोजिशन कह रही है उसमें कुछ सदाकत है या नहीं? क्या एनालिसिस? नहीं, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता वल्लाह आलम कौन किसका लाडला है और कौन किसका प्यारा है,
मैं ये कह रहा हूँ कि आज की जो हुकूमत है, आज की उसकी ख्वाहिश है कि फौज जो उनका साथ दे, जो माजी में इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी। ये मेरा एक आपसे मैं जो पॉइंट कर रहा था ना, सही। और ज़ाहिर लोगों को इस बात पर खुसूसन देखें, एक हमें अंदाजा होना चाहिए कि खुद नून लीग में दो इस वक्त सोच कार फरमा है, जिसको लोग कहते तजाद भी है। एक नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी और उनके जो करीबी हवारी उनकी सोच है, और एक शहबाज शरीफ साहब की सोच है। शहबाज शरीफ साहब गालिबन चाहते हैं कि मैं आखिर तक हुकूमत करूं, अगले साल जुलाई अगस्त तक, जबकि मरीम साहिबा ने कई मरतबा कहा, आपको भी याद होगा, कि जनाब हम क्यों वो बाल उठाएं, हम इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये दो सोचों की गमाजी है, और उसमें जाहिर है कि एक तरफ दबाव भी हो रहा है, एक तरफ से खुशामद भी हो रही है। तो ये दोनों जो है बयानिए नून लीग इस्तेमाल कर रही है, और माजी में भी ऐसे ही किया उन्होंने। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अगर जब वो देख रहे कि इमरान खान बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो सड़कों पर डटे हुए हैं, और उनका दबाव ये मौलाना साहब कुछ भी कहें, वो 2 पैसे के बराबर वाला दबाव नहीं, बल्कि कहीं बड़ा ज्यादा दबाव है। अगर दबाव ना होता तो ये फिर तफरी ना फैली हुई होती। इमरान खान ने बड़ा जबरदस्त मोबिलाइजेशन किया है, आप इत्तेफाक करें इख्तिलाफ। जी ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब अब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि आपको 25 मई को श्रीनगर हाईवे पे मिलूंगा, उन्होंने लॉन्ग मार्च का इंदिया तो दे दिया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने भी, राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट दिए कि ये खाना जंगी वाला मामला जाता है तो इनको अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क किस तरफ जाएगा, और साथ साथ उन्होंने कहा हमें गिरफ्तारी भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। आपको लगता है कि ये खुदा न खास्ता ये जो लॉन्ग मार्च है, इसका जो ऐलान किया गया है पब्लिक को मोबिलाइज करने के हवाले से, ये किसी कैओस की तरफ भी जा सकता है इसी सारी सिचुएशन में, जब मुल्क ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस में घिरा हुआ है? नहीं, बिल्कुल इस बात के इम्कान है, बड़ा गालिब इम्कान है कि अगर चीजों को जिस तरह से चीजें जा रही हैं, बसरजीज आप देखें कि बद से बदतर हो रही है, तो इस चीज का बड़ा इम्कान है कि जनाब यहाँ पर जो है खुदा न खास्ता अवामी क्लैशेस ना हो जाए, या अवाम और पुलिस है वो आमने सामने ना खड़ी हो जाए। और जब इमरान खान कितनी भी अपीलें करते रहे, क्योंकि हमारी बहुत सारे अवामिल कारफरमा है, तो तशद्दुद की तरफ कोई भी जा सकता है। इमरान खान की कुछ भी ख्वाहिश हो, लेकिन एक बार जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं तो फिर वो उनका मूड होता है, लोगों में बड़ा गुस्सा है, लोगों में बड़ा, आपको देखें, झुंझलाहट है, बिजली नहीं है, महंगाई है, वो इस हुकूमत से बजदन है। बहुत सारे पाकिस्तानी समझते हैं कि जनाब उन लोगों को पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया गया है कि जिनको गालिबन जेलों में होना चाहिए था, जिन पे मुकदमात होने चाहिए थे। तो ये एक बड़ा तजाद है। मैं तो ये इसमें कुछ भी हो सकता है। तो यकीनन जब भी मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हमारे इदारों को किरदार अदा करना पड़ेगा सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। इमरान खान का जो मुतालबा है वो ये नहीं कह रहे कि जी आप उनको हुकूमत दे दें या कोई और कोई बड़ा चीज। इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन जितना जल्द होंगे वही कोई रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या फिर आप एक मुस्तहकम केयरटेकर गवर्नमेंट लेकर आए, और शुरू में ज़ाहिर है कि हमारा आइन 3 माह कहता है कि जी 3 माह तक हुकूमत को रहना चाहिए, लेकिन बाद में अदलिया जो उसको मजीद एक थोड़ा सा डीज ऑफ लाइफ दे दे ताकि वो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को मैनेज कर सके। तो अब इलेक्शन को, क्योंकि बाद लोगों का ख्याल है कि जी जो माशी हालात उसमें इंतखाबात भी मुमकिन नहीं है हमारे यहाँ, तो आपको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए एक बड़ा न्यूट्रल किस्म की केयरटेकर गवर्नमेंट चाहिए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए कि जो इस मुल्क को चला सके। और मेरे ख्याल में उस पर फिर इमरान खान को भी तसल्ली हो जाएगी, वो भी बैठ जाएंगे। और जो आज ये जो तसल्ली फैक्टर है ना, मेरा अगला सवाल इसी बारे में था। अब मसला ये आप कह रहे हैं कि इदारों को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। एक जानिब कल न सिर्फ इमरान खान साहब ने सियासी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, बल्कि ब्यूरोक्रेसी को और दूसरी जानिब इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बाकायदा तौर पे कहा कि जी आपने न्यूट्रल रहना है, मीन्स हम जो भी कर रहे हैं हमें उसमें डिस्टर्ब ना किया जाए, नंबर 1। फिर साथ ही उन्होंने कहा हमें इलेक्शन चाहिए, एंड जोर दे के कहा कि फ्री एंड फेयर चाहिए। और ये पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुए तो हम नहीं मानेंगे। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन आमिर साहब आपको पता है इमरान खान साहब के मुताबिक हुए हैं जिसमें उनको मैंडेट मिल रहा है, क्योंकि डज नॉट ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन जब 25 लोग को डी सीट किया गया तो उन्होंने तारीफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन जब फैसला उनके हक में आया तो उन्होंने उसकी तारीफ कर दी। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब तो किसी इस किस्म की किसी भी इदारे को, अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं है। और मुबैना तौर पर कल एक टेलीफोन कॉल भी आज हमारी अखबारों में भी छपा, शाह महमूद साहब को जो आई उसको भी उन्होंने बंद करा दिया कि बंद कर दो इसको, हम अपनी बात करना चाहते हैं। और खुद कह चुके हैं जलसों में कि मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए हैं एस्टैब्लिशमेंट के। तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो तो किसी इदारे को नहीं सुनना चाह रहे, इज ऑल इन ऑल। ये बात नहीं है कि इदारों को सुनना नहीं चाह रहे, मेरे ख्याल में एक नाराजगी है, क्योंकि गालिबन उनके दिल में ये चीज बैठ गई कि इदारे जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, तो इस ताक़त को ज़ाइल होना चाहिए। मुबैना तौर पे उनको ये ख्याल है, तो ये जो मुबैना उनका ख्याल है उसको दूर होना चाहिए। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जिसको लोग कहते हैं बकौल उनके हक में फैसला नहीं है। बात ही कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसला दे दिया कि जो मुनरिफ अरकान है
उनका वोट काउंट नहीं होगा। उसने बड़ा समझा दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि जी इसमें 63A का क्या किरदार है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई और रास्ता बचता नहीं था। लेकिन अब तक जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है वो बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मुतनाज़ा है। तो अगर उसका आगाज उसी वक्त होगा कि वहां पर एक आप न्यूट्रल किस्म का सेटअप लेकर आए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है सबके उसमें हक में है, तो पीटीआई के हक में नहीं है, बल्कि वो जितनी आज हुकूमत है उसके भी हक में है। तो ये सोचना पड़ेगा कि जनाब कैसे इत्तेमाद को बहाल किया जाए, क्योंकि आप देखें तो हर इदारे पे सवालिया निशान है। हर इदारा जो है वो उस पर लोग जो है तनकीद कर रहे हैं, उसको मुतनाज़ा बनाया है। उसका हल यही है कि इदारे जो है वो अपना किरदार अदा करें, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने सिर्फ सियासत को सियासतदानों पे छोड़ दिया और हमारे सियासतदानों में गालिब उनसर उन लोगों का है जो बड़े ही मतलब है सेल्फिश किस्म के, खुदगर्ज किस्म के लोग हैं जो अपने छोटे से मफाद के लिए मतलब है वो कुछ भी कर सकते हैं, जो कि हुआ है माजी में। अच्छा आमिर ज़ैद साहब, आप आपसे थोड़ा पंजाब की सूरत हाल पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, इसी ज़िमनी सवाल है कि इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि हम जब मंगल को वो निकलें तो उससे पहले ऐलान हो जाए, तारीख मिल जाए, लेकिन हुकूमत बुध के रोज़ 25 तारीख को, लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है जी रिफॉर्म्स पहले होनी चाहिए। तो क्या इस प्रेशर के बायस आपको लगता है कहीं ना कहीं कि हुकूमत इन रिफॉर्म से कबल ही ऐलान कर सकती है इंतखाबात का? आपका क्या तज्जिया? मेरे ख्याल में हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वो ऐलान करे, क्योंकि इस हुकूमत है जो भी इस्लाहात होंगी वो मुतनाज़ा होंगी और अगला इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इट इज अ ब्रोकन असेंबली। 120 लोग में नहीं है उस असेंबली के अंदर। वहां पर एक नाम नेहाद एक फ्रेंडली ओपोजिशन लीडर है, तो इस ओपोजिशन की वहां पे जो ओपोजिशन है पार्लियामेंट में उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसी तरह पंजाब की सूरत हाल पे आप आगे गालिबन बात करें तो यहाँ पर ये जो भी फैसला करते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, जो भी इस्लाहात करते हैं। जी सही। पंजाब की सूरत हाल पे आमिर ज़ैद साहब, नून लीग ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद तो जमा कराई, वो खारिज हो गई। अब नून लीग की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है, जो पंजाब में एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। ये बड़ी चैलेंजिंग है एक तरह से, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, इसकी जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? हुकूमत कैसे हालात पे काबू पाएगी? जरा सा भी अगर मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि मोरालिटी होती, अखलाकियात होती, तो अब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था शहबाज साहब को। वजह ये कि उनकी तो काबीना भी नहीं है उस सूबे में, तो गवर्नर का एक वैक्यूम है वहां पर जो है। फिर आपको नजर आता है कि 25 अरकान को फारिग कर दिया गया, जिसके बल पर वो मुंतखब हुए थे। तो असेंबली का भी कोई जवाब नहीं रहता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हल है, अगर आप समझते हैं कि वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, लड़ते हैं, फिर 2-4 जाया हो जाएंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। और उसमें जितनी अदम इत्मीनान फैलेगा, जितना लोगों में फिर गुस्सा फैलेगा, उसका हल यही है कि जनाब ये जो अच्छा पर दुनिया में कहाँ होता है, मुझे बताइए कि बाप वज़ीर आज़म, बेटा जो है उसको आपने वज़ीर आला बना दिया, फिर पता नहीं समझी साहब जो है वहां से इंटरफेयर कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, फला जो है भतीजा ये कर रहे हैं। बात ये कि आप बिल्कुल श्रीलंका वाली सूरत हाल पे लेके जा रहे हैं। वहां पे जो हुक्मरान खानदान था जिसने डुबोया श्रीलंका को, यही तो था कि सदर फला बन गया, वज़ीर आज़म भी उनसे रिश्तेदार है और फला होता भी उनके पास है। ये जमहूरियत नहीं होती है, फ्रॉड होता है। तो पाकिस्तान में फ्रॉड को बंद होना चाहिए। और आप देखें कि जिस तरह से ये लोग निशाना बना रहे हैं, सहाफ़ियों को निशाना बना रहे हैं, ये दिखाता है कि जी पैनिक है इस वक्त, जो है वो पैनिक है, घबराहट का शिकार है हुकूमत। और ये इस तरह चीजें जो है वो ज्यादा अरसे नहीं चलेंगी। और घबराहट में यकीनी तौर पे इतने अहम फैसले नहीं होते। यही है कि मुल्क में न मईशत की गाड़ी चल रही है, न सियासत की गाड़ी चल रही है। आमिर ज़ैद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस। आपने सुना जी तज्जिया, आपको आगाह करते रहेंगे सारी सूरत हाल पे। यार एक ब्रेक के बाद फिर से वेलकम बैक टू एक्सप्रेसवे। इससे पहले कि हम आपको लाइनअप दिखाएंगे हमारे दूसरे हाफ में आपके लिए हमारे पास क्या है, उससे पहले वी गॉट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम द फुटबॉल ग्राउंड। मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को 3 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। द फुटबॉल लवर्स, आई बिलीव कि आप देख भी रहे होंगे, लेकिन हमने कहा जरा सुबह आपके साथ शेयर भी की जाए। बिल्कुल, इसके साथ साथ जी आगे बढ़ेंगे। शो का दूसरा सेशन हमारा चल रहा है, दूसरा घंटा है, जिसमें बहुत कुछ है हमारे पास सेगमेंट्स की शक्ल में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लाइनअप। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन ताड़ साहब से उनकी किताब नागा पर्वत पर। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आसिम चीमा होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और बड़े सगीर के नामवर पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान की बरसी आज मनाई जा रही है।
अब हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तार साहब की जो किताब है नागा पर्वत, उस पर डिस्कशन हो रही है। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। निकले तेरी तलाश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा जो हमारी किताब है जिस पे हम बात कर रहे हैं मुस्तनसर हुसैन तार साहब से, उसका नाम है नागा पर्वत। और जब नागा पर्वत की हम बात करेंगे तो नागा पर्वत के 100 चेहरे हैं, और मैस्तर की भी बात होगी, हरमन बोल की भी बात होगी, नागा पर्वत की बात होगी, उसकी देवमालाई दास्तानों की, फोक टेल्स की बात होगी। बातचीत का जो सिलसिला है तार साहब के साथ वो जारी रखते हैं। तार साहब, K2 मोटल के हवाले से इसी निकले तेरी तलाश में हमने उसके जवाल पे काफ़ी तफसील से बात की है कि क्या खूबसूरत ये PTDC का होटल था जिसके अंदर दुनिया जहान के माउंटेनियर्स जो हैं वो इकट्ठे होते थे, और फिर उसकी दीवारों पर लटकी हुई जो वो इंफॉर्मेशन है माउंटेनियर्स के हवाले से, और माउंटेनियर्स ने जो खुद लगाई हुई है एक्सपीडिशंस के हवाले से, वो बहुत ही कमाल का असासा है। तो बजाय इसके कि K2 के जवाल, और सॉरी जो K2 मोटल है उसके जवाल पे तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन K2 मोटल के उरूज के बारे में आज अगर हम बात करें कि आपने उसका उरूज देखा हुआ है K2 मोटल का, और आपने इस नागा पर्वत की किताब में K2 मोटल का जिक्र भी किया है, तो अगर आप K2 मोटल के अरूज का कुछ बताएं, कैसा होता था? मेरा ख्याल है कि दुनिया में और कोई मोटेल या होटल ऐसा नहीं होगा जहाँ पे दुनिया के बड़े माउंटेनियर्स का इज्तिमा ना होता हो। जी, रॉक क्लाइंबर्स, ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स, रिसर्चर्स, ये सब आके वहाँ पे ठहरते थे K2 मोटल में, क्योंकि दैट वाज द ओनली प्लेस टू स्टे। और उसका जो मंजर था दरियाए सिंध के ऊपर, और वहाँ पे आपको मतलब राह चलते हुए जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ थी वो नज़र आती थी माउंटेन्स की। और मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे वो पूरी हिस्ट्री जो है, इट इज़ एक्चुअली एक ऑफिशियल या अनऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ माउंटेनियरिंग इन पाकिस्तान है K2 मोटेल। और ये एक मैं अपने दुख का इजहार कर चुका हूँ कि अगर इसको ख़राब किया गया या प्राइवेट किया गया या तो इसका वो सारा कल्चर तबाह हो जाएगा। ये इसी तरह ही है जिस तरह आप ताजमहल में एक होटल बना दें। तो उसका जो एटमॉस्फेयर था कि कोई एक्सपीडिशन जो है वो तैयार हो रहे हैं, कोई वापस आ रहे हैं, किसी का कोई साथी रास्ते में बिछड़ गया है, वो दरार में गिर गया है। चुनाचे ह्यूमन ट्रेजेडीज़ का, ह्यूमन ट्रायम्फ का और ह्यूमन की जो है एक स्पिरिट है एडवेंचर की, वो सारा कुछ K2 मोटल जो था उसमें वो आप महसूस कर सकते हैं। दरअसल जब हम खपलू जाते हैं तो खपलू जाके लगता है कि एक्चुअली हम पहले कहाँ घूमते रहे हैं, जगह तो खपलू है, और खपलू में जो ओरिजिनलिटी है वो आज भी वैसी की वैसी है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि नागा पर्वत जो कि लेट 80s में लिखी गई किताब है और उस वक्त आप खपलू गए थे, तो बिल्कुल तख़य्युल में नहीं आता, सोच में नहीं आता कि वो वाला खपलू क्या होगा, जबकि आज भी खपलू ओरिजिनल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो थोड़ा सा अगर आप ये बता सकें कि जब उस वक्त आप गए थे तो वो उस वक्त का खपलू कैसा था? खपलू ज़रा अलग था। अब तो सियाचिन की वजह से वहाँ पे सड़क बन गई, तब सड़क नहीं थी प्रॉपर। और मुझे याद है कि हम सवेरे शाम वहाँ पहुँचे और वो बड़ी तेज़ चला रहा था जीप, तो वो कहने का साहब रास्ते में एक नाला है, रात को उसमें पानी आता है। अच्छा, माइंड यू वकार कि ये इनकी मुख्तलिफ टाइमिंग है बर्फ़ पिघलने के, मतलब है कि वो रेड स्टार या क्या कैंपिंग साइट थी स्नो लेक की, तो वहाँ भी ये था कि हमने जब टेंट लगाए हैं तो इर्द गिर्द नालियाँ थी खुश्क पड़ी, और रात को इस तरह एकदम शोर सा हुआ और हम घबरा गए कि हमने कहा पता नहीं क्या हुआ है। हुआ ये था कि वो बर्फ़ सुबह पिघलनी शुरू होती, जाहिर है कि पिछले पैर धूप थोड़ी बहुत निकलती, बादल होते हैं, सर्दी होती, तो वो जब पिघलती है ना तो नीचे पानी के जरिए आती है, तो तब वो नालियाँ सब रवा हो जाती जी, सुबह वो खुश्क होती। तो इसी तरह किसकी मैं बात कर रहा था, खपलू के रास्ते में जो नाला था। हाँ, तो वो रास्ते में जो नाला था ना, उसने कहा कि जी शाम हो गई ना तो वो पानी आ जाएगा नाले में, और उसके बाद हमें रात इधर ही गुजारनी पड़ेगी, उधर हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो फिर थैंक गुडनेस कि वो अभी उसमें पानी आ रहा था, लेकिन यानी खपलू पहुंचने के लिए आपको शाम से पहले पहुंचना पड़ता था, वरना वो नाला जो था वो हाइल हो जाता।
बाकी खपलू का मिजाज टोटली डिफरेंट, क्योंकि एक बिल्कुल अलग, और उसके गिर्द जो बस्तियां हैं मचलू वगैरह, मचलू इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस, और उसके लोग बड़े खूबसूरत। सही जो बल्कि ब्यूटी है वो वहाँ की है, और उसके अंडरग्राउंड बाज़ार हैं और बहुत ही खूबसूरत विलेज। तो खपलू जो था वो इट वाज मतलब है कि बहुत, एक रेस्ट हाउस था पुराना, 2 कमरे थे उसमें, वो फॉर्चुनेटली हमें एक मिल गया। अदरवाइज कोई होटल नहीं था, कोई टूरिस्ट नहीं थे। एक जर्मन था डॉक्टर जो हर साल वहाँ पे आता था, लोगों का इलाज करता था, और लोग बिल्कुल ओरिजिनल हालत में थे। और मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपना नावल जो है डाकिया और जुलाहा में, तो वहाँ पहली मरतबा मैंने वो एक पोस्ट ऑफिस देखा था खपलू के बाज़ार में, और वो एक ही बंदा था, वो खुद ही स्टैम्प्स लगाता था और अंदर बैठा, पता नहीं कब से बैठा हुआ, और खुद ही जाके डिलीवर करता था और सारा कुछ। तो मैं उसके पास बैठा, तो मैंने कहा कि आप संभाल लेते हैं सारा इंतजाम? कहने लगे जी सारा क्या है, 8-10 खत आते हैं, उनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो खुद ही मोहरें लगा के उनको दे। तो उसके उस वक्त जब मैं बात कर रहा था तो ऊपर से बादल आ रहे थे अंदर, और सर्दी हो रही थी, और वो जो तन्हाई थी, और वो जो होता है ना कि फीलिंग, मतलब कुर्बत उसकी लद्दाख की या एवरेस्ट की या पहाड़ों की या आसमानों की, जिसमें आप कट ऑफ होते हैं बाकी दुनिया। खपलू में एट दैट टाइम आप कंसीव नहीं कर सकते थे कि खपलू के अलावा भी कोई दुनिया हो सकती। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और दरियाए शयूक, मुझे हमेशा शयूक से हमदर्दी रहेगी, इतना खूबसूरत नाम है। इधर से शयूक आ रहा है, दूसरी तरफ से खरमंग वगैरह से शायद इंडस आ रहा है, और वहाँ पे पहले मिलते हैं दोनों और आगे इंडस हो जाता है। तो इंसान के नसीब भी ऐसे होते कि कोई आदमी जो होता है वो मेहनत करता है, वो टॉप करता है, वो एक जीनियस होता है, लेकिन वो किसी ख़ास मौके पे वह नसीब ऐसे होते हैं कि वो किसी और के नाम लग जाते हैं। अब वहाँ पे शयूक जो है, मतलब कि इंडस से ज़्यादा ज़ोरदार और ख़ूबसूरत दरिया और ज़्यादा पानियों वाला है, तो शयूक नहीं हुआ, आगे जाके वो इंडस हो गया। ये नसीब की बात है जी। दरिया शयूक पे कई नज़में कही जा सकती हैं, उसके किनारे बैठ के कई खूबसूरत नावल लिखे जा सकते हैं। दरिया शयूक है ही बहुत खूबसूरत, और उसकी शामी भी बहुत खूबसूरत है। और इसी बात से याद आया कि आपकी किताब में एक शाम का जिक्र है जो कि आपकी दरिया शयूक के किनारे बसर हुई, रात गए तक आप बैठे रहे, हवा चल रही थी, खूबसूरत दरिया जो है दरिया शयूक वो बह रहा था, और आप थे और मतीउर रहमान थे, और एक गालबन कोई फॉरनर था, कोई जर्मन या कोई गोरा था, और वो शायर था, और गालिब की शायरी जो है वो मतीउर रहमान ने ट्रांसलेट की थी। आपको याद है इस तरह की कोई शाम दरिया शयूक के किनारे? अच्छा नहीं, वो हमारे साथ एक वहीं से बैठा था अपना स्कर्दू से जीप के ऊपर ना, जी जी, वो गोरा था, तो किसी एक्टर से उसकी सिर्फ शक्ल मिलती, ही वॉज वेरी हैंडसम। तो मती साहब को अंग्रेज़ी बोलने का शौक, उन्होंने फ़ौरन उसके बाद मती साहब ने सिफारिश की कि भाई हमारे पास कमरा है, तो बेचारा ये पता नहीं बाहर कहीं सोएगा, तो इसको साथ ही, तो वो हमारे साथ ही आ गया। मालूम हुआ कि शायरी भी वो करता है। तो चांदनी रात थी, तो हम निकले, दरिया शयूक के किनारे गए, तो मैंने उससे फरमाइश की, मैंने कहा भाई तुम कहते हो मैं शायर हूँ। अच्छा, वो अंग्रेज़ शायर ज़रा झिझकते हैं, वो हमारे शायर तो पीछे भागते हैं ना कि अच्छा कि भाई सुन के जाओ, लेकिन वो ज़रा झिझकते हैं। बहरहाल उसने अपनी पोइट्री अंग्रेज़ी की सुनाई, और ज़ाहिर है कि जिनको गालिब और मीर का लुत्फ़ आ रहा होता वो अंग्रेज़ी, चाहे जॉन डन की हो या बायरन की, उसमें वो मतलब है कि लुत्फ़ तो नहीं उठाया जा सकता बाहर तौर। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई आपके यहाँ भी शायरी होती तो आपको कुछ पता। तो इसको बहुत शेर बहुत याद थे मती को, खासे शेर याद थे। मैंने कहा भाई मती तुम करो। कहने लगा ये तो उर्दू नहीं समझेगा। मैंने कहा फिर? मैंने कहा आप ट्रांसलेट कर दो। तो उसने ट्रांसलेट किया। तो कहता है दिल नादान तुझे हुआ क्या है, ओ स्टूपिड हार्ट व्हाट हैज हैपेंड टू यू। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आफ्टर ऑल व्हाट इज द मेडिसिन ऑफ दिस पेन, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अच्छा, इतना ही उसने ट्रांसलेट किया। वो गोरा ने चुप हो गया। शयूक की रात में, चांदनी रात में गोरा चुप बैठा सदमे के साथ। होना भी चाहिए था। तो उसको कहता है मती को
You said he is a great poet. जो भी गालिब का कहा ना, he is a great poet. मैंने कहा yes. मैंने कहा what you have read, he is a stupid poet. अच्छा, मैंने कहा यार गालिब की बेड़ी में बैठ गए। कहते इस गोरे को समझ ही नहीं आती, मैंने तर्जुमा सही किया है। तो वो मुझे अभी तक याद है। क्योंकि शायरी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि शायरी जो है वो ट्रांसलेट, आप भी जान सकते हैं कि गालिब कहाँ ट्रांसलेट होता है अंग्रेज़ी में, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी में। फ़ारसी में शायद हो जाए क्योंकि आधी टर्म्स फ़ारसी की होती हैं। लेकिन किसी ने कहा था कि तर्जमा शायरी का करना ऐसे है जैसे आप जो बहुत उम्दा मै है, सुर्ख वाइन जो है, उसकी बोतल बदल दें यूँ करके, तो जब वो बदलेंगे ना तो उसमें विनेगर रह जाएगा, सिरका बन जाएगा, वाइन नहीं रहेगी। चुनांचे शायरी ओरिजिनल जो है ज़ुबान, उसी में मैं लाला फाम होती है, वरना वो सिरका होती है अगर उसको आप ट्रांसलेट कर दें। नांगा परबत पर गुफ्तगू से लुत्फ आ जाता है। तार साहब की जो गुफ्तगू है उसको सुन के लुत्फ आ जाता है, क्योंकि नांगा परबत जो है वो बजाते खुद एक बहुत ही खूबसूरत और देवमलाई किस्म का पहाड़ है, और तार साहब की जो शख्सियत है वो बहुत सरअंगेज़ है। तो उनका जो बयान है नांगा पर्वत के हवाले से वो लुत्फ देता है। इस पर बातचीत का सिलसिला जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। बैक टू एक्सप्रेस। तो अब हम कुछ, वैसे मंडे है तो इट्स गुड कि आपको थोड़ा सा हम स्टॉक्स के बारे में बताएं या कारोबारी मार्केट के बारे में बताएं। जिन लोगों का डायरेक्ट स्टॉक से ताल्लुक नहीं है उनको भी जानना जरूरी है कि मुल्क में निज़ाम चल क्या रहा है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है 25 मई को, आपको मालूम है। इससे पहले 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेंगे कि उधर हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो भी 25 मई को हो रहे हैं। और सख्त तरीन शर्त इस सारी सिचुएशन में यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लगाई गई सब्सिडी है या जो सब्सिडी दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, और इसका मुस्तकबिल IMF की हाँ या ना से जुड़ा है। दोहा रवानगी से कबल जो वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने मीडिया से कुछ देर पहले एक बातचीत भी की। उन्होंने कहा जी IMF से कहेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में हम इजाफे के मुतामिल नहीं हो सकते, पहले महंगाई बहुत ज़्यादा है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान और शौकत तरीन ने IMF से जो मुआहिदा किया था, इस हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए और डीजल की कीमत में 150 रुपए इजाफा होना बनता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ उन्होंने कहा शौकत तरीन पेट्रोलियम मसनूआत की सब्सिडी के लिए कोई पैसा छोड़कर नहीं गए। इमरान खान हुकूमत की जो हुकूमत थी वो मईशत के हर शोबे में बारूदी सुरंगे बिछा कर गए हैं। उधर बात कीजिए तो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी से सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए हैं। आज मार्केट की क्या सूरत है इसी हवाले से बात करते हैं। एहतशाम हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के हवाले से हम सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि आज किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह की मार्केट है। जी, गैर यकीनी सियासी और माशी सूरत हाल के बायस आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ मंदी से हुआ। अच्छा। और फिल वक्त मार्केट में आप मुझे देख सकेंगे कि 84 पॉइंट की मंदी है और 100 इंडेक्स 42,619 पर ट्रेड कर रहा है। ओके जी, तो सारी सूरत हाल यह है कि आज चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान है और गालिब इम्कान है कि 1 से 1.5% शरह सूद में इजाफा किया जा सके। फिर इसके अलावा आज का सुबह ही वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फ़ी लीटर पेट्रोल पर 150 रुपये इजाफे का ख़दशा ज़ाहिर किया है। उनका कहना था कि IMF के मुआहदे पर अगर अमल दरामद किया जाए तो पाकिस्तान में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 150 रुपये का इजाफा मुमकिन है। इन अवामिल के बायस सरमायाकार मुस्तरब हैं और वो मार्केट में ताज़ा सरमायाकारी के बजाय सरमाए के इनखला को तरजीह दे रहे हैं, और यही वो अवामिल हैं जिसके सबब स्टॉक मार्केट मंदी से दोचार है। मज़ीद बरा इमरान खान ने PTI की जानिब से 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान कर दिया है। ये सारे अवामिल जो सियासी दंगल की सूरत में नज़र आ रहे हैं और फिर माशी नामसाद हालात के बायस
मार्केट ये सूरत हाल बन रही है। जो इन्वेस्टर्स, क्योंकि छोटा इन्वेस्टर तो बड़ा परेशान है, बड़ा भी परेशान है, लेकिन छोटा इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान है और अरबों रुपए डूबे हैं लोगों के पिछले दिनों में। और अब भी आपने कहा कि मंदी की सूरत हाल है, क्या सेंटिमेंट क्या है यहाँ पे लोगों का? लोग इस पॉलिटिकल क्योस के बारे में खास तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या कहना है? कोई बात हुई आपकी? जी, इस वक्त मार्केट में सिर्फ डेट ट्रेडर्स वो सरगर्म हैं जो मार्केट जब मंदी में जाती है तो वो हिस्से की ख़रीदारी सरगर्मियाँ शुरू कर देते हैं और कुछ ही वक्फे के बाद वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। मामूली मुनाफे के बाद के साथ वो अपने हिस्से को फ़रोख्त कर देते हैं। जी बिल्कुल, जो सियासी जो मुल्क के हालात हैं उस तनाजुर में जो सरमायाकार है वो मुस्तरब हैं और उन्हें जो सियासी हालात हैं दोनों तरफ से अपोजिशन जमातों और हुकूमत दोनों जानिब से जो दरमियान जो रस्साकशी है उससे वो परेशान हैं और वो मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कर रहे हैं। एहतशाम, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपने IMF हमें इस हवाले से अपडेट किया। जो फैक्टर्स हैं जिसमें ऑब्वियसली महंगाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और महंगाई को रिलेट करती है जी, डायरेक्टली रिलेटेड है जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है। हम हमेशा कहते हैं कि उस मुल्क में मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं होती जिसमें सियासी सूरत हाल मुस्तहकम ना हो, और फिलहाल भी मुस्तहकम नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमें मुस्तहकम होती नजर आती भी नहीं है। इनके इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, दोनों सूरतों में ये क्योस नजर आ रहा है हमें और उसके साथ आप देख रहे हैं बिल्कुल असरात आएंगे और अभी आ भी रहे हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। लाहौर समेत और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इनफैक्ट गर्मी की शदीद लहर तो जारी ही है, लेकिन आलूदा पानी और इस गर्मी की शिद्दत की वजह से जो बासी खाने हैं इसका इस्तेमाल बढ़ा है। शायद इसकी वजह से हैज़ा और गैस्ट्रो के जो मरीज़ हैं या मरज़ है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और ख़तरनाक हद तक ये इजाफा इस वक्त पहुँच चुका है। सबसे ज़्यादा शिकार इसका मैदानी इलाके नज़र आ रहे हैं। हम अगर हैज़ा और गैस्ट्रो की वजूहात की बात करें या इस बीमारी से तदारुक की बात करें तो ये सारे अहम नुकात हैं एंड वी थॉट कि हमें इस पे एक सेशन रखना चाहिए, तो दैट्स व्हाई। बिल्कुल, डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोमिया। ऑब्वियसली गर्मी के साथ साथ ये जो गैस्ट्रो और हैज़ा के अमराज हैं या इसके जो इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है और ये तमाम तर वजूहात ऑब्वियसली आप हमें बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि क्या रीज़न्स हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो हमारे पास एक्यूट वाटरी डायरिया या जिसे हम आम फहम ज़बान में गैस्ट्रो कहते हैं उसके मर्ज में इजाफा दिखाई देता है। और इस साल भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जहाँ तक इससे बचाव की बात है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म आप याद कर लें जिसे हम कहते हैं वॉश। वॉश स्टैंड्स W फॉर वाटर, A और S फॉर सैनिटेशन एंड H फॉर हाइजीन। सो ये तीन चीजें हैं जिन पर हमने अमल करना है। जहाँ तक वाटर की बात है तो हमने उसको उबाल के पीना है, वो आलूदा ना हो क्योंकि ये सोर्स होता है बीमारी का जिस्म के अंदर जाने का। सो पानी को हमेशा उबाल कर पीजिए, फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको इन्फेक्शंस ना हो सके। दूसरी चीज है सैनिटेशन। सैनिटेशन ये है कि आपने अपने जो टॉयलेट्स हैं उनकी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है और वॉशरूम यूज़ करने के बाद और खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथों को साबुन और पानी से धोना है। ये आपके बहुत सारे मसाइल का हल है। और जो हमने एक शॉर्टकट निकाल लिया है कि हम हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये हैंड वॉशिंग इज सुपीरियर टू हैंड सैनिटाइजर। और हैंड सैनिटाइजर कई दफ़ा अच्छी तरह हाथों को साफ नहीं कर सकता, तो जहाँ अवेलेबल हो वहाँ साबुन और पानी से अच्छी तरह प्रॉपर स्टेप्स के साथ 3 से 4 मिनट लगाकर हाथ को धोइए। और तीसरा जो इसमें स्टेप है वो हाइजीन का है। वो भी यही है कि आपने साफ सुथरा रहना है, हाथों को अच्छी तरह धोना है और खाने की जो चीज़ें हैं उनको घर में कुक कीजिए, वो अंडर कुक ना हो, वेल कुक्ड हो। गर्मियों का मौसम है तो कई दफ़ा हम फ्रिज में खाना रख लेते हैं स्टोर करने के लिए, तो जब आप उसको रीहीट करें तो अच्छी तरह रीहीट करें ताकि खाने में एक कम से कम बॉइलिंग टेम्परेचर पे वो चला जाए, क्योंकि जो अंडर कुक्ड फूड है या जो पुराना खाना है वो भी इन इन्फेक्शंस की ट्रांसमिशन का बायस बनता है। सो यही 3 इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें ये जो आपने कुक्ड फूड की बात की है,
इसकी लाइफ ओवरऑल, एक तो आम आदमी को पता नहीं है कि इसकी लाइफ कितनी होती है, पके हुए खाने की कितनी लाइफ होती है, कि कितनी देर तक हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अगर टाइमलाइन, एक तो वो बता दे। दूसरा, क्या पका हुआ खाना फ्रिज के अंदर हमेशा ही ठीक रहता है या फ्रिज के अंदर भी उसकी एक लाइफ है और उसके बाद उसे नहीं खाना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, ये बहुत वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द फूड विच यू हैव स्टोर्ड एंड द टेम्परेचर एट विच इट इज स्टोर्ड। और आजकल आपको पता है गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग भी होती है, तो फ्रिज भी कई दफा बंद हो जाते हैं। तो कोई टाइमलाइन तो मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर उस फूड को इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बेहतर है। और अगर आपने 24 घंटे से ज्यादा उसको स्टोर किया है तो एक दफा उसको गर्म करके अच्छी तरह रीहीट करके चख लें। खाने का टेस्ट और स्मेल आपको बता देती है, एकदम से ना खाइए। अगर आपको जरा सा भी शक है कि खाना जो है वो टेस्ट सही नहीं कर रहा है या उसकी स्मेल में मसला है, तो प्लीज उसे इस्तेमाल ना कीजिए और डिस्कार्ड कर दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी के इस्तेमाल के हवाले से आलूदा पानी भी इसमें एक फैक्टर है ऑब्वियसली, जब हम गैस्ट्रो और हैज़ा की बात कर रहे हैं। तो पानी को कंज्यूम करने का या पानी का इनटेक है वो किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ घरों में, कुछ लोग घरों में तो प्रैक्टिस होती है बॉइल्ड वाटर की, अदरवाइज नॉर्मली लोग टैप वाटर और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो पानी आप किस तरह का रिकमेंड करती हैं ताकि इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सके? देखिए, पानी को साफ रखने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है जो हम मैस लेवल पे करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, जिसमें हम क्लोरीनेशन कर देते हैं वाटर की, ताकि क्लोरीन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। अगर क्लोरीनेटेड नहीं है वाटर और आप टैप वाटर यूज कर रहे हैं तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट की तरफ से आमतौर पर जो वाटर सप्लाई एरियाज हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ फिल्टर लगाए जाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के फिल्टर्स हैं, वो पानी को साफ कर देते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन और आसान हल ये है कि आप जो भी पानी इस्तेमाल करें घर में, उसको अच्छी तरह बॉयल करके इस्तेमाल करें। बॉइलिंग इज द बेस्ट टेक्निक विच किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। और इसके बाद अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसके आलूदा होने के चांसेस तकरीबन नेग्लिजिबल है। ठीक है। और ये जो लोग नल वगैरह, नलके वगैरह का पानी इस्तेमाल करते हैं, आई मीन ज़मीन से निकला हुआ किसी किस्म का भी पानी डॉक्टर साहिबा वो महफूज है या उसको भी कहीं ना कहीं बॉयल करने की ज़रूरत होती है? जो टैप वाटर है उसको बेहतर ये होता है अगर वो फिल्टर्ड नहीं है तो उसको उबाल कर और बॉयल कर ही इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली सर्कमस्टांसेस। और वन मोर स्मॉल पॉइंट, बच्चों के हवाले से क्या है? क्या बच्चों में इसकी डायरिया की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, और बच्चों के लिए क्या एहतियात मुख्तलिफ है या यही एहतियात है? बच्चों का जो है वो डायरिया बहुत कॉमन इलनेस है और बहुत कॉमन वजह है इन्फेंट मोर्टेलिटी की और पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स की, जिसमें डायरिया सर फहरिस्त है। सो बच्चों में क्योंकि रिजर्व कम होता है, फिर बच्चों की खुराक, कई दफा हमारी जो बच्चे हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन के वो मैल नरिश्ड भी हैं, तो डायरिया की सिविरिटी ज्यादा हो जाती है और उनमें इतना बॉडी रिजर्व नहीं होता कि वो उससे कोप कर सके। राइट। में फौरन इन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए ताकि उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पे डाला जा सके या अगर जरूरत हो तो इंजेक्टेबल फ्लूइड्स देकर उनकी पानी की कमी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सौम्या इक़्तिदार, एसोसिएट प्रोफ मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद थी। डायरिया, हैज़ा के हवाले से हम बात करते हैं। एहतियात कीजिए, पानी कोशिश करें कि बॉयल करके ही पिएं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम बात करेंगे मेरे बहुत ही पसंदीदा मौजू के हवाले से। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोटोग्राफी। और आजकल वैसे तो सारे फोटोग्राफर चल रहे हैं, लेकिन स्किल्ड फोटोग्राफी जिसका नाम है ना, वो बहुत कम लोग दुनिया में कर रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जिसका दुनिया में बड़ा मकाम है, उसमें पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं भाई जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। और आज हमने एक ऐसे ही फोटोग्राफर को दावत दी, हमारे साथ मौजूद हैं, खास तौर पर जिनकी स्पेशलिटी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। दुनिया भर में अपनी तस्वीर, जिसके कुछ नमूने आपको दिखा भी रहे हैं, हम अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। हमदान इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, जिसे हिपा कहा जाता है, विद दैट कापा अवार्ड 2019 में, और इसके साथ साथ कैमरिना एकेडमी से गोल्ड मेडल समेत अपने कई अवार्ड्स जो है अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, केन्या और ओमान में फोटोग्राफी सिखा भी रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। नन अदर देन आसिम चीमा हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद। आसिम को खुश आमदीद कहेंगे। आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। आसिम, सबसे पहले तो अपनी फोटोग्राफी के हवाले से, ऑब्वियसली हम अभी जैसे हमने ने कहा हर कोई फोटोग्राफर बना हुआ है, लेकिन स्टिल जो एक स्किल्ड फोटोग्राफी है, स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ, इसको दुनिया भर में बहुत रिकग्नाइज किया जाता है। और पाकिस्तान से आप चूँकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करें, अपने इस साइड को या इस स्किल की इस जॉनरा को आप किस तरह से बताइए? फोटोग्राफी एक बहुत ही ऐसी एक चीज़ जिसको मैं कहता हूँ कि जैसे मैं हूँ तो मैं इसको बड़ा इंजॉय करता हूँ,
और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सा होता है इसको आगे लेके जाना, इसको कैरी करना और इसको सीखना। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आई एम रियली इंजॉइंग इट। मैंने इसको चूज़ किया तकरीबन 8 साल 9 साल पहले, तो इट वाज जस्ट माय हॉबी। अच्छा। तो फिर स्लोली इसको मैंने जो है अपने स्किल्स को पॉलिश किया, जैसे कि इसमें टाइम तो लगता है। तो ये जो ऐसा एहसास मुझे तब हुआ कि मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, मतलब फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन, वो फिर 3-4 साल पहले हुआ एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। तो ऐसा क्या था कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लोग फैशन फोटोग्राफी की तरफ जाते हैं, पैसा कमाना हो तो इवेंट्स फोटोग्राफी की तरफ चले जाते हैं। वाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? बड़ा डेंजरस काम भी है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन जैसे आपने कहा कि पैसे जिससे बनते हैं वो बाकी कैटेगरीज हैं, तो वो भी मैं करता हूँ। आई डू फैशन एंड लैंडस्केप, एस्ट्रो और स्ट्रीट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ करता हूँ, जिसको आप कह लें कि जब मैं प्रोफेशन में हूँ तो। लेकिन जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है और जो मैं जिसको सिखा भी रहा हूँ पाकिस्तान में भी और अफ्रीका में भी, यूएई में भी, तो वो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ है। अगर मुझे पूछा जाए कि आपके पास 2 ऑप्शन है कि एक फैशन शो हो रहा है न्यूयॉर्क में और एक आपके पास चांस है आप अफ्रीका जा सकते हो, तो आई विल चूज अफ्रीका। अच्छा आज़म, ऑब्वियसली इस स्किल के हवाले से हम जिस तरह से आपके पिक्चर्स भी देख रहे थे, एक फोटोग्राफर के लिए उसकी हर पिक्चर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और दिल से बनाई हुई होती है, लेकिन आपने चूंकि इतनी ज़्यादा कवरेज की है, आपकी कोई ऐसी पिक्चर जिसको आपको क्लिक करने में बहुत चैलेंजिंग भी आपको लगी हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग काम है उसको कवर करना, और आपकी पसंदीदा भी हो? अगर वो वाइल्ड लाइफ वाली फोटो है तो उसमें एक था कि मेरा एक ड्रीम शॉट था। अफ्रीका मैंने जाना स्टार्ट किया 3 साल पहले, तो उससे पहले मुझे बड़ा ये बोरिंग लगता था कि यार अफ्रीका नेशनल जियोग्राफिक हम देख के मतलब मुझे ना जैसे हम बोलते हैं कि हम पके हुए हैं वो देख के, तो मुझे नहीं जाना था, लेकिन मुझे फिर किसी तरह जाना पड़ा। तो जब मैं गया तो एक नई चीज़ मेरे सामने है कि अफ्रीका कितना खूबसूरत है। लोग जो पहला सवाल पूछते हैं मुझसे कि यार इतनी गर्मी में, तो वहाँ गर्मी है ही नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत ही ठंडा, एक फ्रेश एयर, क्लाउड्स, रेन, ये सब होती है वहाँ पे। तो जब से मैंने जाना स्टार्ट किया तो कुछ ड्रीम शॉट्स थी मेरे माइंड में कि यार मुझे ये शॉट्स चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अफ्रीका आ गया, मेरे पास गियर्स हैं, मैं शूट ले रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। आपके माइंड में एक स्टोरी माइंड में थे कि मुझे ये शॉट्स चाहिए, जो कि मिलना इतना आसान नहीं है, तो जिसके लिए मुझे बार बार जाना पड़ा। तो वो एक ऐसी शॉट थी जो मेरे माइंड में थी कि मुझे जो लाइन है, शेर चाहिए था होराइजन के ऊपर और पीछे सन सेट हो रहा हो। अच्छा। तो उसके लिए आप जैसे आपने कहा कि कितना टाइम लगा होगा आपको उस शॉट के लिए, तो मुझे तो 3-4 विजिट करने पड़े उस एक शॉट को लेने के लिए। और तो फिर अभी मुझे 4-5 महीने How did you get it? What was the feeling at that time? Oh, I was very happy. And unfortunately वो जो पहली क्लिक में मिल गया था? नहीं, मतलब थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा वहाँ पर, 1-2 घंटे, क्योंकि इट वाज अ टाइम कि वहाँ पर बारिश हो रही थी और वो लायन भी बड़ा खूबसूरत था। अनफॉर्चुनेटली अभी 2 महीने पहले वो बेचारा मर गया। अच्छा। हाँ, सो ही वाज किल्ड बाय द अदर लायंस। ओह माय गॉड। तो वो जो शेर था उसने मेरे जो ड्रीम शॉट्स थे, जिनमें 3-4 ड्रीम शॉट्स में से उसने सारे मुझे दे दिए थे। और व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्रीम शॉट जो आपके माइंड में कुछ चल रहा है? बिकॉज़ एक आर्टिस्ट तो सेटिस्फाई नहीं होता, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास सारे चेसिंग शॉट्स हैं, मतलब चीता चेस कर रहा हो किसी एनिमल को और हंट कर रहा हो, लेपर्ड, उनके भी मुझे मिल गए। ये आप कर चुके हैं? हाँ, ये सब मैं कर चुका हूँ। ठीक है। लायंस की अभी तक हंट किए हुए शॉट्स हो गया हुआ है, हंट तो मिले हैं, लेकिन मुझे लायंस की चेसिंग जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, लायन जो है वो रात को शिकार करता है। ओके। तो बहुत ही मजबूरी हो तो दिन में भी करता है, तो मुझे वो शॉट जो है वो भी बाकी है। हाँ, तो उसके लिए फिर तो आप वैसे रात में भी करते हैं फोटोग्राफी? रात में मैंने 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन उसको अभी तक मैं क्रेज तक नहीं लेके गया कि पूरी रात जाग के मैं को। अच्छा आसिम, ऑब्वियसली भी आप बता रहे हैं कि आपने इतने सारे शॉट्स लिए हैं, वाइल्ड लाइफ, शेर, इस तरह की चीजें आप कैप्चर भी कर रहे हो, तो एक लम्हे के लिए हम उसको पिंजरे में देखते हैं, चलते चलते शेर पीछे देख ही लेते हैं, हम थोड़ा डरते हैं। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। जो शेर शायद आपने यहाँ पर जू में देखे होंगे, जो शेर वहाँ पर वाइल्ड में है वो उनसे बहुत बड़े हैं एंड दे आर वेरी हेल्थी और दे आर वेरी एग्रेसिव। कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ है कभी? हाँ, मतलब बहुत बार हुआ है कि यहाँ तक कि एक बार शेर जो था वो हमारी जो जीप थी उसके शेड के नीचे खड़ा था, गर्मी थी, और उसकी पूरी की पूरी जो उसकी टेल थी, उसकी दुम जो थी वो मेरी गाड़ी में थी। मैं उसको डर के कि कहीं इसका कोई वो मतलब रिएक्ट ना करे, कि वो अटैक ना करे, लेकिन फिर भी मैंने
मतलब एक होता है मुझे एक ख्वाहिश थी कि मैं इसको टच करता हूँ, तो उसकी टेल को मैंने वो टच किया, मतलब इस हद तक के क्लोज था। अच्छा चलिए थोड़ा सा, चूंकि ये तो इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि इस पर घंटों बात हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, आप सिखाते भी हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे एंड दे वांट टू बी लाइक यू, उनका ख्वाब होगा, उनको ज़रा थोड़ा सा कुछ इनिशियली बताएं वो क्या करें, हाउ टू बी गुड फोटोग्राफर, गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन फैक्ट। पहले तो उनको एक गुड फोटोग्राफर बनना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ या दूसरी चीज़ें वो कैटेगरीज बाद में। एंड हु डू यू कॉल अ गुड फोटोग्राफर? गुड फोटोग्राफर जब एक फोटोग्राफर अपने कैमरे पे उसको पूरा होल्ड है, उसको पूरी सेटिंग का पता है, उसको ये पता है कि लाइटिंग और लाइट और शेडो को आपने किस तरह खेलना है, किस तरह उसको आपने मैनेज करना है, देन यू बिकम अ गुड फोटोग्राफर। उसके बाद अगर आपके पास कैमरा दे दीजिए, आप कुछ भी शूट कर सकते हैं। नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ, यू कैन शूट वेरी हाई प्रोफाइल। तो क्या ये आर्ट है या स्किल है फोटोग्राफी? इज इट एन आर्ट और स्किल? इट इज बोथ। बोथ स्किल है कि जब आप इसको सीख लेते हैं, ओके, यू पॉलिश योर स्किल्स। आर्ट बनती है व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग विद इट, यू बिकम क्रिएटिव। तो आप के अंदर ये चीज आ गई है कि मुझे अब इससे जो नॉर्मल लोग ले रहे हैं मुझे इससे कुछ अलग करना है। सो देन यू वांट टू बिकम अ क्रिएटिव फोटोग्राफर, सो देन इट बिकम्स आर्ट। अच्छा आसिम, ऑब्वियसली ये आपके अंदर एक ऑलरेडी बाय नेचर नेचुरल भी एक चीज़ होती है, और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती ये काम करते हैं। अब क्रिएटिविटी मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की देन होती है, और उसको आप स्पेसिफिकली सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नेचुरल। तो जो शॉर्टकट वाला एक रास्ता है, आप में बहुत सारे हम लोग जब देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि एवरीथिंग नीड्स टाइम? शॉर्टकट हमारे अंदर शुरू से ही भर दी जाती है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि भाई ये क्यों कर रहे हो, इस तरह करो, काम हो जाएगा। वो हर चीज़ में है, खाली इसमें। तो इसमें भी जो फोटोग्राफर्स हैं वो भी रास्ता ढूंढते हैं कि यार फोटो सही नहीं आ रही, रात को बैठूंगा फोटोशॉप पे, इसको सेट कर दूंगा। हाँ, ऊपर बर्ड मिस हो गया था, बर्ड डाल दूंगा मैं, ऊपर ये चांद डाल देते हैं, चांद डाल दूंगा मैं, और सितारे डाल दूंगा। तो वो एक मेरे ख्याल से वो एक फेलियर है एज ए फोटोग्राफर। आपका फेलियर, वो फोटोग्राफर नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं until today I don't know how to use Photoshop। अच्छा, मैं फोटोशॉप यूज़ नहीं करता हूँ। मेरी जितनी फोटोज़ हैं उनमें बहुत ही माइनर टचअप्स होते हैं, जिस तरह के आप फोटो क्रॉप कर दी, अगर डार्क है तो थोड़ा वो इंक्रीज कर दी, और अगर फोटो के ऊपर आपको 5-10 मिनट से ऊपर एडिटिंग के टाइम में बैठना पड़ रहा है, दैट मींस द फोटो इज नॉट गुड। टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। जल्दी से इन 2 अवार्ड्स के बारे में हमें बता दें, किस बेस पे ये अवार्ड्स आपको मिले, क्या? मेरे पास जो अवार्ड्स और गोल्ड मेडल तो काफ़ी हैं, उनमें से जो मेन है, एक मैंने एक फ़ोटो ली थी बुर्ज खलीफा की, जो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर चांद को मुझे फिक्स करके लेना था। है तो बड़ा इजी, फोटोशॉप करके ऊपर डाल दो, लेकिन मुझे तो रियल चाहिए था, तो उसके लिए मुझे 4-5 दिन लगे थे पूरा जज करने में, पूरा कैलकुलेट करने में, चांद फुल मून किस टाइम राइज होगा, मुझे कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर उसके ऊपर आएगा। तो उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, और उसका मुझे जो पे ऑफ था कि वो मुझे एक गोल्ड मेडल मिला। अच्छा। बहुत ही 3-4 लाख फोटोग्राफर्स में तो एक फ़ोटो थी वो जो चुनी गई थी। और दूसरा हमारे पूरे वर्ल्ड में हिप्पा अवार्ड हैं, तो उन्होंने भी एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। दैट्स रियली ग्रेट आसिम। टाइम कम है, वी सो वांट टू टॉक मोर बट टाइम कम है, लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं आपको, आई बिलीव आप आसिम को इंस्टा पे तो आप होंगे। हाँ, इंस्टाग्राम में मेरा है, जरूर इनको फॉलो करें एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। और इनकी बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ऑफर बताई कि अब ये चाहते हैं कि ये डिलीवर करें आगे, लोगों को पास ऑन करें इनका जो आर्ट है। आसिम, इट्स ग्रेट टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच। आसिम हमारे साथ मौजूद थे, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। टाइम खत्म हो गया।